Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is enhancing AI and creativity skill among student and teacher. तो इनहेंस करने की बात कही गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी स्किल को स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो जानेंगे हम इसके बारे में। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और एडोब ने साइन किया एक एग्रीमेंट को ताकि मदद किया जा सके चिल्ड्रन को डेवलप करने में क्रिएटिव एक्सप्रेशन को क्लासरूम पे उपयोग करके। जो एप्लीकेशन है एडोब एक्सप्रेस का, तो किसके साथ साइन किया गया है इस एग्रीमेंट को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एडोब एक्सप्रेस है क्या? Adobe Express is a user-friendly content creation application with generative AI capability. It allows user to create stunning graphic, video, collage, flyers, logo and more using a variety of template, font, filter, sticker and icon. जो Adobe Express है ये आपका एक यूजर फ्रेंडली कंटेंट क्रिएशन एप्लीकेशन है जनरेटिव एआई कैपेबिलिटी के साथ। ये अलाउ करता है यूजर को कि वो क्रिएट कर सकता है स्टनिंग ग्राफिक, वीडियो, कॉलाज, फ्लायर्स, लोगो और भी ज्यादा चीज को उपयोग करके। जो सारे टेम्पलेट, फॉन्ट, फिल्टर, स्टिकर और आइकॉन वहां पे अवेलेबल है। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन जो है क्रिएटिविटी और डिजिटल लिटरेसी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा 20 मिलियन स्टूडेंट को और 5 लाख टीचर को 2027 तक उपयोग करके एडोब एक्सप्रेस बेस्ड करिकुलम का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बम्बू बेस्ड रियूजेबल स्ट्रॉ। तो हम जानेंगे जो बम्बू बेस्ड रियूजेबल स्ट्रॉ है इसके बारे में। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज ऑब्टेन्ड अ पेटेंट फॉर बम्बू बेस्ड रियूजेबल स्ट्रॉ डेवलप्ड फ्रॉम बम्बू स्पीसीज स्कोटेक्टियम एंड नेगमेसियम फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कहाँ पे मिलता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने पेटेंट ऑब्टेन कर लिया है बम्बू बेस्ड रियूजेबल स्ट्रॉ के लिए, जिसको डेवलप किया गया है जो बम्बू स्पीसीज है आपका स्कोटेक्टियम अंडामेनिकम के, जिसको पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। तो उसका नाम पे ही मेंशन है अंडमानिकम, ये वहीं पे पाया जाता है। ये जो बम्बू मॉर्फो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ये रिसेंबल करता है मॉडर्न सिंथेटिक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ के जैसा, जो इंस्पायर कर रहा है इको फ्रेंडली इन्वेंशन को। अब हम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी जान ले। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था 1980 पे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पे है। ये आपका प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है भारत का जो कि रिस्पॉन्सिबल है अंडरटेक करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च को और डॉक्यूमेंटेशन को कंट्री के प्लांट के डाइवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट इंडेक्स। तो हम जानेंगे हीट इंडेक्स के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। रिसेंटली ईरान रिकॉर्डेड ए सॉर्चिंग हीट इंडेक्स ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस इन द कोस्टल पार्ट ऑफ द कंट्री। अभी हाल ही में ईरान ने रिकॉर्ड किया है एक बहुत ही ज्यादा हीट इंडेक्स को 70 डिग्री सेल्सियस का कोस्टल पार्ट में उनके कंट्री में। ये जो हीट इंडेक्स है जिसको कि हम एपरेंट टेम्परेचर भी कहते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मेजर करने के लिए कि किस तरीके से टेम्परेचर फील होता है ह्यूमन को, जो कि बेस्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर। इट प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ हॉट द वेदर एक्चुअली फील कंपेयर टू जस्ट द एयर टेम्परेचर। और ये प्रोवाइड करता है जो हीट इंडेक्स है एक और ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन को कि किस तरीके से जो हॉट वेदर है वो फील करता है अगर हम कंपेयर करें सिर्फ एयर टेम्परेचर से। तो हीट इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है उपयोग करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला का, जो कि कंसीडर करता है बहुत सारे फैक्टर को, जैसे कि एयर का टेम्परेचर हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, ड्यू पॉइंट हो गया। ये जो ड्यू पॉइंट होता है जो टेम्परेचर जहां पे एयर जो है वो सैचुरेटेड हो जाता है, जो मॉइस्चर और फॉर्म करता है वो ड्यू को, वही क्रिटिकल कंपोनेंट का उपयोग होता है इस कैलकुलेशन पे। बहुत सारे कंट्रीज है उनका खुद का हीट इंडेक्स है, मेजरमेंट सिस्टम है, जैसे कि कनाडा उपयोग करता है ह्यूमिडेक्स का, यूएस उपयोग करता है नेशनल वेदर सर्विस का। ये सब उनके खुद के हीट इंडेक्स चार्ट है। वाई मेजर द हीट इंडेक्स, क्यों मेजर किया जाता है हीट इंडेक्स को? तो जो इंपॉर्टेंस है मेजर करने को लेकर हीट इंडेक्स का, ये लाइक करता है जो उनका एबिलिटी है एक्सेस करने के लिए जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हीट का ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर और वेलबींग के ऊपर, इस कारण मेजर किया जाता है। जो हाई ह्यूमिडिटी होता है हीट वेव्स के दौरान, इसके कारण एपरेंट टेम्परेचर जो है वो सिग्निफिकेंटली हायर होता है, जिसके कारण एक्चुअल एयर टेम्परेचर से इस कारण हमें और ज्यादा हॉटर महसूस होता है पीपल को। जो हाई हीट इंडेक्स का वैल्यू है इसके कारण जो है हीट स्ट्रेस होता है, हीट एग्जॉस्टन, इवन हीट स्ट्रोक भी होता है, जिसके कारण सीरियस हेल्थ में रिस्क बन जाता है। मॉनिटर करके हीट इंडेक्स को ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पब्लिक के सेफ्टी के लिए, स्पेशली एक्सट्रीम हीट इवेंट के दौरान। ये मदद करता है अथॉरिटी को इश्यू करने में हीट वेव अलर्ट को, इम्प्लीमेंट करता है नेसेसरी प्रिकॉशन को और अडेप्ट करता है एक्सट्रीम हीट कंडीशन को, एडजस्ट करके वर्क शेड्यूल को और प्रोवाइड करके कूलिंग सॉल्यूशन को, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके पब्लिक के हेल्थ और सेफ्टी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम।
पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जानेंगे मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च द मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उन्होंने लॉन्च किया है मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत। ये प्रपोज किया गया है कि रिस्ट्रक्चर किया जाएगा एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर को अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? ये जो इनिशिएटिव है, इसका मकसद है कि प्रोवाइड किया जाए एक टेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम को टीचर के लिए, ताकि इनहेंस किया जा सके जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। ये जो प्रोग्राम है, ये कैपेसिटेट करता है 15 लाख टीचर को पूरे भारत से, जिसमें 111 मालवीय मिशन सेंटर होंगे, जिनको कि हम पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के नाम से जानते थे। ये जो है एजुकेटर को फ्यूचर रेडी करेगा, इंप्रूव करेगा ट्रेनिंग क्वालिटी को, बिल्ड करेगा लीडरशिप स्किल को और अलाइन करेगा जो गोल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। थीम की अगर हम बात करें, इसका थीम क्या है? ये जो प्रोग्राम है, इसका थीम जो है वो इंक्लूड करता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, एकेडमिक लीडरशिप और बहुत सारे चीज को, साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट को भी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज एम्फेसाइज। ये जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, इसके ऊपर इसका फोकस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूपीआई क्यूआर कोड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंटरऑपरेबिलिटी। तो हम जानेंगे जो यूपीआई क्यूआर कोड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंटरऑपरेबिलिटी है, इसके बारे में। Several Indian banks have initiated interoperability between the Unified Payment Interface Quick Response Code and their central bank digital currency और e-rupee application। बहुत सारे इंडियन बैंक जो है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है इंटरऑपरेबिलिटी को, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई क्विक रिस्पांस कोड है और जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी या ई-रूपी एप्लीकेशन है, उसके बीच में। The integration allows user of the retail digital rupee to perform transaction by scanning any UPI QR code at a merchant outlet, simplifying payment for customer and merchant। ये जो इंटीग्रेशन है, ये अलो कर रहा है यूजर को रिटेल डिजिटल रूपी के, कि वो परफॉर्म कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को स्कैन करके किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड को मर्चेंट आउटलेट पे। ये सिंप्लीफाई कर रहा है पेमेंट को कस्टमर के लिए और मर्चेंट के लिए। ये जो डिजिटल रिव्यू है, जिसको कि इश्यू किया गया आरबीआई के द्वारा, ये एक टोकनाइज डिजिटल वर्जन है रूपी का, जो कि स्टोर किया जाता है डिजिटल वॉलेट में, जो कि लिंक होता है कस्टमर के सेविंग बैंक अकाउंट से। इस मूव का मकसद है कि इंक्रीज किया जाए एडॉप्शन को डिजिटल रूपी का, लीवरेज करके जो वाइड स्प्रेड उपयोग हो रहा है यूपीआई का। इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में भी हम जान ले। तो जैसा कि डिफाइन किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ये इनेबल करेगा पेमेंट सिस्टम को कि वो काम करे सिमुलेसली दूसरे पेमेंट सिस्टम के साथ। और इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि जो सारे यूपीआई क्यूआर कोड होंगे, वो कंपेटिबल होंगे सीबीडीसी ऐप के लिए। ये एलिमिनेट कर रहा है जो आवश्यकता होती है सेपरेट क्यूआर कोड की ट्रांजैक्शन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो हम जानेंगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव वायलेबिलिटी गैप फंडिंग टू कवर अप टू 40% ऑफ द टोटल कैपिटल कॉस्ट of the establishment of 4000 megawatt hour battery energy storage system in the country। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है वायबिलिटी गैप फंडिंग को, तो वो कवर अप करेंगे 40% तक जो टोटल कैपिटल कॉस्ट होगा इस्टेब्लिश करने के पीछे 4000 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का कंट्री पे। ये जो इनिशिएटिव है, ये अलाइन कर रहा है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल के साथ, कि कंट्री को देखा जाए एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ के रूप में सोलर और विंड एनर्जी कैपेसिटी के लिए पूरा किया जा सके। जो 25% इसका एनर्जी डिमांड है रिन्यूएबल सोर्सेस है, जिसमें कि लार्ज हाइड्रो प्लांट भी आते हैं। बीएसएस जो है आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसका मकसद है इनेबल करना उपयोग को स्टोर रिन्यूएबल एनर्जी का पीक आवर्स के दौरान और प्रमोट करना राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई को। This scheme supports India's ambition to achieve 50% of its energy requirement through renewable and non-fossil energy sources by 2030, while also contributing to carbon emission reduction। और ये जो स्कीम है, ये सपोर्ट कर रहा है भारत के एम्बिशन को अचीव करने के लिए 50% इनके एनर्जी रिक्वायरमेंट का रिन्यूएबल एंड फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज से 2030 तक, और साथ साथ ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कार्बन एमिशन रिडक्शन में भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में हम जान ले। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है, ये एक सिस्टम है जो कि स्टोर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरी के रूप में, ताकि बाद में इसका उपयोग किया जा सके। इसके पीछे का पर्पज क्या है? तो स्टोर करना सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को जब अवेलेबल हो, और डिस्चार्ज करना जब डिमांड हाई हो या पावर आउटेज के समय पे।
कंपोनेंट की अगर हम बात करें, इसका कंपोनेंट क्या है, तो बैटरी जिसमें कि लिथियम आयन, लीड एसिड एक्सेट्रा बैटरी आएंगे, इन्वर्टर ताकि कन्वर्टिंग डीसी टू एसी पावर पे, बीएमएस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ताकि मॉनिटर किया जा सके और मैनेज किया जा सके बैटरी हीट और परफॉर्मेंस को। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रिड स्टेबलाइजेशन एंड फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन, एनर्जी शिफ्टिंग टू ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजम्पशन, बैकअप पावर ड्यूरिंग आउटेज, इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये सारे इसके एप्लीकेशन है। क्या बेनिफिट है इसका, कि ये स्मूथिंग कर देगा जो इंटरमीडिएट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है, रिड्यूस करेगा पीक डिमांड और एसोसिएटेड कॉस्ट को, इनहेंस करेगा ग्रिड रिलायबिलिटी को, सपोर्ट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन को। टाइप की अगर हम बात करें तो रेसिडेंशियल बीईएसएस फॉर होम, कमर्शियल बीईएसएस फॉर बिजनेस एंड यूटिलिटी स्केल बीईएसएस फॉर लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज। एनवायरमेंटल इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो बीईएसएस जो है ये रिड्यूस कर देगा ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को, इंप्रूव करेगा एनर्जी के एफिशिएंसी को और इंटीग्रेट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। क्या चैलेंज है लेकिन, तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, बैटरी डिग्रेड करेगा समय के साथ, रिसाइकल करना, डिस्पोज करना बैटरी को, और रेगुलेटरी और ग्रिड इंटीग्रेशन इश्यू, ये सारे चैलेंजेस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिशन ग्रीन ग्रोथ। तो हम जानेंगे मिशन ग्रीन ग्रोथ के बारे में। A recent analysis indicate that 11 high-income countries, including Australia, Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Sweden, United Kingdom, may require over 2 centuries to achieve 95% reduction in their 2022 greenhouse gas emission. एक जो रिसेंट एनालिसिस किया गया है इसमें बताया गया कि जो 11 हाई इनकम कंट्रीज है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम आते हैं, इन सबको 2 सेंचुरीज लग जाएगा अचीव करने के लिए 95% रिडक्शन को, जो उनका 2022 का ग्रीन हाउस गैस का एमिशन था वहां तक अगर पहुंचना है तो। इस स्टडी को पब्लिश किया गया था लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ हाईलाइट पे, जो कि दर्शाता है कि जो करंट ट्रेंड अगर परसिस्ट करता है तो नेशन जो है वो एमिट करने के लिए 27 टाइम्स फेयर शेप लगेगा 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए, जो उनका कार्बन बजट डिफाइन किया गया था पेरिस एग्रीमेंट में। सॉरी, ये जो रिसर्च है इसमें पाया गया कि जो ग्रीन ग्रोथ है वो अनअटेनेबल है इन हाई इनकम कंट्रीज के लिए, और जो परस्यूट है इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्लाइमेट और इक्विटी गोल के पेरिस एग्रीमेंट का जो था। ये जो स्टडी है इसका फोकस है कि कुछ भी जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर इन कंट्रीज पे जो टर्म है ग्रीन ग्रोथ का वो मिसलीड कर रहा है ग्रीन वॉशिंग से। सॉल्यूशन जो कि सजेस्ट किया गया अचीव करने के लिए एमिशन रिडक्शन को ध्यान में रखते हुए पेरिस एग्रीमेंट को इन नेशन को अडॉप्ट करना होगा पोस्ट ग्रोथ अप्रोच को, जो कि फोकस करे इक्विटेबल रिडक्शन के ऊपर कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्शन और कंजम्पशन को, ताकि इनहेंस किया जा सके लाइवलीहुड को और वेलबीइंग को पॉलिसी के माध्यम से, जैसे कि पब्लिक जॉब गारंटी, रिड्यूस वर्क आवर, लिविंग वेजेस, मिनिमम इनकम गारंटी, यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग एंड क्वालिटी पब्लिक सर्विस। ये सारे कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नायरोबी केनिया। तो हम जानेंगे इसके बारे में क्यों न्यूज पे आया, पहले भी आ चुका है, मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैप में भी देखेंगे इसके लोकेशन को। इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी हैज रिलीज जीरो ड्राफ्ट फॉर एन इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड एट एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। जो आपका इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी है उन्होंने रिलीज किया है एक जीरो ड्राफ्ट को इंटरनेशनल ट्रीटी के तौर पे, जिसका मकसद है समाप्त करना प्लास्टिक पॉल्यूशन को। इसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में, तो क्या कौन कौन सा है, पहला तो ऑब्जेक्टिव, दूसरा लाइफ साइकिल जो है प्लास्टिक और प्लास्टिक प्रोडक्ट का, तीसरा है सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक, और चौथा है आपका कलेक्टिव एड्रेस करना जो इम्प्लीमेंटेशन है इंस्ट्रूमेंट का। इस ट्रीटी का मकसद है प्रमोट करना सस्टेनेबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन को प्लास्टिक का और इम्प्रूव करना वेस्ट मैनेजमेंट को। अब हम केनिया के बारे में जान ले। केनिया आपका एक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका पे, ये जो है कोस्ट लाइन शेयर करता है इंडियन ओशियन पे। ये इनकम्पास करता है सवाना, लेकलैंड और ड्रामेटिक ग्रेट रिफ्ट वैली को, माउंटेन हाईलैंड को। ये आपका होम है मसाई मारा रिजर्व का, जिसको कि जाना जाता है उनके एनुअल वाइल्ड बीस माइग्रेशन के लिए, और अम्बोसली नेशनल पार्क के लिए भी। ये ऑफर करता है जो व्यू है तंजानिया का 5895 मीटर माउंट किलिमंजारो का। ये आप देख सकते हैं केनिया के लोकेशन को, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम किया जाए कि कौन सा लेक है और कौन सा आपका किससे बाउंडेड है, तो आप यहाँ से देख के याद कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.